हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने अब जोर शोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर मुख्य परीक्षा को पढ़ना शुरू कर दिया है। मुख्य परीक्षा ही अब हमारा मूल टारगेट है। मुख्य परीक्षा में टॉपर्स कैसे बनते हैं? मुख्य परीक्षा में देखिए, सब लोग आंसर राइटिंग करते हैं। पहला तरीका होता है बहुत अच्छे से आंसरों को फ्रेम करके लिखने का। दूसरा तरीका होता है हर एक आंसर में, हर एक क्वेश्चन के आंसर में उन उन बातों को शामिल करना जो क्वेश्चन में पूछा गया है, साथ में करंट अफेयर्स को अपडेट करना। करंट अफेयर्स एक ऐसा माध्यम है जो सर्वत्र सब जगह उपलब्ध है, लेकिन इसको उसी तरीके से हमारे कंटेंट्स में, हमारे जो चीजें हैं, हमारे जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, उनमें शामिल करना बहुत बड़ा टास्क होता है। इसी को आसान बनाने के लिए हमने एक छोटी सी क्लास आपके लिए अरेंज की। 15, 20, 25 मिनट की एक छोटी सी क्लास होती है, जिसमें हम न्यूज आर्टिकल से कुछ करंट अफेयर्स के कंटेंट निकालकर आपकी मुख्य परीक्षा को अपडेट करने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको ये क्लियर समझ में आता होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सामने न्यूज़पेपर का एक कटिंग रखा हुआ है और लिखा हुआ है नीति आयोग की रिपोर्ट से सीखने योग्य बातें। क्या बात हो रही है? बात हो रही है नीति, अभी अभी हाल ही में हमारे नीति आयोग ने राज्यों की, हमारे जो राज्य है उनके बीच राज्यों की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर, शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की, जो राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य अंतर को स्पष्ट करती है। दो राज्यों में कितना शिक्षा का गैप है, कितना अंतर है, इस बात को स्पष्ट करती है। मैं न्यूज के कुछ अंश आपको पढ़ाता हूं ताकि आप कुछ चीजें समझ पाए। चलिए इस न्यूज पर आते हैं। इस न्यूज को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आप सब लोग इसे क्लियरली समझ पाए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक पॉइंट मिला हमें, जहां गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, देखिए ये जो रिपोर्ट है वो ज्यादातर फोकस करेगी उच्च शिक्षा के विस्तार पर, एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। नीति आयोग ने हालिया रिपोर्ट से राज्यों और राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के मध्य गुणवत्ता उच्च शिक्षा के विस्तार, उच्च शिक्षा में उनकी स्थिति को स्पष्ट किया। और यहाँ इस तरह का नीति आयोग का पहला दस्तावेज है जो राज्यों के मध्य जो शिक्षा है उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है। ये जो सरकारी कॉलेज है उन पर फोकस करने और राज्यों के बीच डिफरेंस को बताने का काम करता है। अब देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा के वित्तीय परिव्यय, मतलब कौन राज्य कितना खर्चा करता है, नामांकन की प्रवृत्ति, कितने लोग एडमिशन लेते हैं, लैंगिक संतुलन और डिजिटल विभाजन और विश्वविद्यालय घनत्व जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के बीच शिक्षा के व्यय में भारी असमानता, ये पहला पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ से। ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में जहां अपने बजट का 8 रुपए, अगर जम्मू कश्मीर का बजट 100 रुपए है तो उसमें से 8 रुपए जो है जम्मू कश्मीर शिक्षा पर खर्च करता है, वहीं मणिपुर 7 रुपए, जबकि दिल्ली जैसा विकसित केंद्र शासित प्रदेश केवल अपने बजट का 1.6% शिक्षा पर खर्च करता है। देश की राजधानी में शिक्षा पर मात्र 1.6% खर्च किया जाता है। यह आपको पहला पॉइंट मिल गया। राज्यों के मध्य असमानता का ये सोशियोलॉजी में भी यूज होगा, ये इकोनॉमिक में भी यूज होगा। जहां आप यूज करना चाहें आप इस न्यूज का यूज कर सकते हैं। इसी न्यूज में लिखा हुआ है कि इस प्रकार प्रति युवा शिक्षा पर वे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है बच्चों की शिक्षा पर, जबकि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ पिछड़े हुए राज्य हैं। इसी रिपोर्ट में एक स्थान पर एक बहुत अच्छी बात और कही गई है। क्या कहा गया है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अगर घनत्व के लेकर महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए, राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1 लाख युवाओं पर 0.8 विश्वविद्यालय है। बहुत ध्यान से देना, ये औसत बता रहा है कि पूरे भारत में औसत विश्वविद्यालय कितने हैं। तो हर 1 लाख की जनसंख्या पर हमारे पास एक विश्वविद्यालय भी नहीं है, केवल 0.8 का मतलब है एक भी नहीं, एक से भी थोड़ा कम।
ये तो हमारे देश का स्तर है, लेकिन सिक्किम में 1 लाख की जनसंख्या पर 10 विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा समान है, मतलब ज्यादा है, 10 के आसपास है। जबकि बिहार जैसी जनसंख्या वाले राज्य में 1 लाख की जनसंख्या पर केवल 0.2 कॉलेज विश्वविद्यालय अवेलेबल है। यहाँ महाविद्यालय की बात नहीं चल रही है, विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटी की बात चल रही है ना, याद रखना विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अंतर होता है। महाविद्यालय माने कॉलेज, विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी पर बात की गई। अब मैं इस न्यूज को कहाँ यूज करना है पहले वो बता देता हूँ, और इसका निष्कर्ष जो मैंने लिख रखा है वो आपको मैं बता दूंगा। स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा एवं कौशल विकास, ये एक पॉइंट दिया हुआ, यहाँ आप इसका उपयोग करेंगे। ये अलग अलग स्थानों पर जहां हमें लोगों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन का उपयोग करना है वहां भी हम कर सकते हैं। साथ में शिक्षा नीति, विभाजन सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ये वाले पॉइंट्स में आप इसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ सोशल, जो सोशल इशू सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी की जो 5वीं यूनिट है वहां, और ये हुआ इकोनॉमिक्स की चौथी यूनिट में, 4th यूनिट 4 में ये यूज किया जा सकता है। अब इससे जो निष्कर्ष निकला वो मैंने हाथ से लिख लिया है, आप तक सीधे पहुंचा देता हूं। शिक्षा के आंकड़े नीति आयोग की रिपोर्ट की हेडिंग था। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों में सार्वजनिक विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार, ये उस रिपोर्ट का नाम है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के मध्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहला नीतिगत दस्तावेज है जो राज्यों में शिक्षा की स्थिति और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है, और इसमें से पहला निष्कर्ष निकला कि राज्यों के मध्य भारी असमानता देखी जा सकती है। आपको शिक्षा पर जो बजट खर्च होता है, जो पैसा खर्च होता है, जम्मू कश्मीर अपने कुल बजट का 8% जो देश में सबसे ज्यादा है, देश में सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च करता है जम्मू कश्मीर का बजट कितना भी हो, अगर उनके पास 100 रुपए है तो उसमें से वो 8 रुपए खर्च करते हैं अपनी शिक्षा पर। जबकि इससे पीछे चलते हैं मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्य, जहां 7% पैसा खर्च होता है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में केवल शिक्षा पर 1.6%, 1.67% पैसा खर्च होता है, जो उनकी बुरी स्थिति को दर्शाता है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। प्रति युवा शिक्षा पर व्यय, अगर एक व्यक्ति पर शिक्षा में व्यय की बात की जाए तो उसमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 5 राज्य सबसे आगे खड़े मिलेंगे, जबकि राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आते हैं। यहां से ये पॉइंट सीख लो। विश्वविद्यालय घनत्व क्या होता है? प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर देश में कितने विश्वविद्यालय, उसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय घनत्व। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1 लाख युवा पर हमारे पास 0.8 यूनिवर्सिटी, 0.8 का मतलब 1 से भी थोड़ी सी कम, मतलब 2 लाख की जनसंख्या पर 1.6 जो यूनिवर्सिटी है 1.6, और अगर 4 लाख की जनसंख्या कर लूं तो 3.2 यूनिवर्सिटी, मतलब लगभग 3 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में है। ये हुआ नेशनल जो औसत है। जबकि सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में 1 लाख की जनसंख्या पर 10 यूनिवर्सिटीज, और बिहार जैसे राज्यों में 1 लाख की जनसंख्या पर केवल 0.2 यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की साक्षरता, केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल, इन 3 राज्यों के नाम याद करना। केरल, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में महिला नामांकन दर, मतलब महिलाओं का स्कूल में एडमिशन लेना या कॉलेज में एडमिशन लेने की दर अधिक है, पुरुषों से भी अधिक है। जबकि चंडीगढ़, मिजोरम और अंडमान निकोबार में स्त्री और पुरुष की बराबर है। बाकी राज्य महिलाओं के मामले में पिछड़े हुए हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगली बात कही गई है कि आर्थिक समीक्षा, इस रिपोर्ट में कहीं एक जगह लिखा हुआ है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 कहती है कि शिक्षा पर वार्षिक बजट जो है वो 12% बढ़ा है। या 12% बढ़ा है कहा गया, यूं नहीं कहा गया कि टोटल बजट का 12% खर्च किया है, वो कहा जा रहा है पहले अगर 100 रुपए खर्च करते थे तो अब 112 रुपए खर्च करते हैं। और इस प्रकार शिक्षा पर पिछले साल टोटल 9.2 लाख करोड़ रुपए का बजट, हमारे देश में खर्च किया गया है। ये याद रखना, कुछ छोटे छोटे से निष्कर्ष हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में कहा गया है ड्रॉप आउट रेट, इसी रिपोर्ट में ड्रॉप आउट रेट की बात की गई है। ड्रॉप आउट रेट को हिंदी में कहेंगे हम शाला
छोड़ने की दर, लेकिन इसे हिंदी में याद करना मत कभी, इसे इंग्लिश में DOR कहा जाता है, ड्रॉप आउट रेट। एक साल में कितने बच्चे शाला छोड़ देते हैं, स्कूल पढ़ते पढ़ते ही छोड़ देते, परीक्षा देते ही नहीं है, तो वो उनकी संख्या। प्राथमिक स्तर पर 1.9% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, मिडिल स्कूल में 14% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि उच्च स्तर पर तो बच्चे एडमिशन ही कम लेते हैं। अब कितने लेते हैं, तो उच्च शिक्षा में हमारे देश में, जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन मतलब रजिस्ट्रेशन लेने वालों की संख्या केवल 26% है। इसका मतलब अगर 100 बच्चे थे तो उनमें से 26 ने ही एडमिशन लिया, 26.5 की वृद्धि हुई। अब वर्तमान में हमारा सकल JER, जो हमारे देश का JER है उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा का GER का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को हिंदी में कहेंगे सकल नामांकन अनुपात। क्या कहेंगे, सकल नामांकन अनुपात। अब हमारे देश का हो गया है 28.4%, लेकिन हमारी शिक्षा नीति जो 2020 की है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा उद्देश्य है 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 50% तक ले जाना। अगली समस्या हमारे देश में डिजिटल असमानता की। ये रिपोर्ट कहती है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सब बच्चों तक डिजिटल शिक्षा पहुंच रही है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी डिजिटल शिक्षा का अभाव है। तो भारत में इसकी भी एक समस्या है। इस रिपोर्ट में अनेक बातें कही गई है जो हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं यूज कर सकता है। कुछ और बातें जो इसमें बहुत अच्छी लगी मुझे, वो मैं आपको और बता देता हूँ। एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ था, उच्च शिक्षा केवल ज्ञान का विस्तार नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति की कुंजी है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। कहाँ कहा गया है मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट में साफ साफ एक बहुत सुंदर सी बात कही थी जो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। आप इस रिपोर्ट को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा कहाँ लिखा है, उच्च शिक्षा में व्याप्त असमानता को उजागर करती है ये रिपोर्ट, और ये कहती है कि जो शिक्षा है वो केवल और केवल उच्च शिक्षा केवल ज्ञान का विस्तार नहीं, इसे थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप पढ़ पाए। उच्च शिक्षा केवल ज्ञान का विस्तार नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति की कुंजी है। ये लाइन बहुत अच्छी, आप कहीं पर भी भूमिका बनाने में इस लाइन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को रट लीजिएगा। इस रिपोर्ट में आगे एक जगह और एक बात कही गई है कि भारत में अगर शिक्षा को वैश्विक केंद्र बनाना है, मतलब भारत को पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र बनाना है, तो आपको कुछ सुधार करने पड़ेंगे। और उसने सुझाव भी दे दिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करने चाहिए। तो वो कह रहा है संसाधनों का समुचित वितरण कर दो, शिक्षा पर खर्चा बढ़ा दो, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित कर दो, डिजिटल समावेशन को बढ़ा दो, और आखिरी बात कहता है कि व्याप्त असमानताओं को दूर कर दो, तो भारत विश्व में शिक्षा का एक केंद्र बन जाएगा। इन छोटी छोटी सी बातों का कहीं भी यूज करो और अपने प्रश्न को एकदम चमचमाता बेहतरीन बनाओ। आप सब लोगों को 15 मिनट में मैं एक छोटी सी बात से वो अपडेशन देने की कोशिश करता हूं जो आपको इस PSC की दौड़ में बाकी सब स्टूडेंट से अलग बना देगी। आप 1 महीने तक जब इन न्यूज को पढ़ेंगे, इनके उपयोग करना सीख जाएंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इनके आने वाले हैं। सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।